द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए हम दो विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। एक विधि थी गुणनखंड विधि, जिसके बारे में काफी पहले से परिचित है द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करने से, और उस विधि का नाम था गुणनखंड विधि। दूसरी विधि के बारे में आप कल अध्ययन कर चुके हैं, और वो विधि जो थी वो पूर्ण वर्ग बनाकर के हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। आज हम तीसरी विधि के बारे में और चर्चा करेंगे, और वो है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र की सहायता से उस द्विघाती सूत्र को मानक रूप भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि उस द्विघाती सूत्र द्वारा जब हम उन द्विघात समीकरणों को हल करते हैं तो यहाँ पे उनकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें, और जिसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो उन मूलों की प्रकृति को आप क्या करें, पहले ज्ञात करेंगे कि वास्तव में मूल वास्तविक हैं या नहीं है। यदि वास्तविक हैं, अब किस स्थिति में वास्तविक होंगे, किस स्थिति में वास्तविक नहीं होंगे, उसके लिए चर्चा करते हैं। और उस स्थिति में यदि मूल जो है वो यदि वास्तविक है तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसे हल करेंगे। वो मूलों की जो प्रकृति है वो क्या है कि b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करें। क्या है वो b² - 4ac? जैसे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे देखिए x² का जो गुणांक है वो a का मान था, x का जो गुणांक था वो b का मान था, अचर पद वो c का मान है, और इस प्रकार b² - 4ac निकालेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि यदि b² - 4ac को आपने हल किया और उसका मान 0 के बराबर आ रहा है, तो उस स्थिति में कहेंगे कि द्विघात समीकरण के जो मूल है वो समान होंगे, यानी एक जैसे होंगे और वास्तविक होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे चर्चा करें, x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। देखिए कि द्विघात समीकरण है, और यहाँ पे आप इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहें कि मूल कैसे होंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पे इनकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से की जाए तो a का जो मान है वो 1, b का मान जो आ रहा है वो 6, इसी प्रकार c का जो मान आ रहा है वो 9। यहाँ पे b² - 4ac का मान ज्ञात किया जाए कि b² - 4ac जो उसका मान क्या है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो वो रखते हैं, ये a b c के मान रखते हैं। b का मान आपके पास में 6 का होल स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c, और यहाँ पे इसको हल करें तो 36 - 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे b² - 4ac का मान आपने ज्ञात कर लिया, और उस स्थिति में उसका जो मान है वो आपको 0 प्राप्त हो रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि उस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे, समान और वास्तविक होंगे। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति जो है वो देखिए, b² - 4ac जो है उसका मान यदि 0 से बड़ा हो तो उस स्थिति में मूल कैसे होंगे, और वो है स्थिति नंबर 2। जैसे b² - 4ac का जो मान है वो यदि 0 से बड़ा है तो उस स्थिति में मूल जो होंगे वो असमान, इस असमान का अर्थ है अलग अलग, लेकिन साथ में वही बातें वास्तविक होती। b² - 4ac का मान निकाला जाएगा। यदि b² - 4ac को आपने ढूंढा और उसका मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूल है वो असमान और वास्तविक होंगे। जैसे x² -7x प्लस 10 बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए a का जो मान है वही व्यापक रूप से तुलना करने पर 1, b का मान -7, c का जो मान है वो आपको मिल रहा है 10। यदि b² - 4ac को निकाला जाए, ज्ञात किया जाए, तो देखिए यहाँ पे b² - 4ac का जो मान -7 का होल स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 10, b² - 4ac 49 -7 का वर्ग प्लस 49, इसको हल करते हुए 40, और इस प्रकार मान प्राप्त हो रहा है आपको 9, जो कि 0 से बड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है, और इसका अर्थ हो गया कि मूल जो होंगे वो असमान और वास्तविक होंगे। तीसरी स्थिति जो है वो है कि यदि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा हो, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात किया जाए। ए का मान आपको 1 मिला, बी का मान 2, सी का मान 3 और इस प्रकार बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करें। बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 3 बराबर 4 माइनस 12 बराबर माइनस 8 और ये माइनस 8 जो मिला वो 0 से छोटा है। इसका अर्थ हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से छोटा है और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तब उस स्थिति में उसको कहेंगे कि ये मूल वास्तविक नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में 3 स्थितियां हो चुकी हैं। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान था वो 0 के बराबर था, उस स्थिति में मूल थे वो समान और वास्तविक थे, समान और वास्तविक। दूसरी स्थिति जो थी आपके पास में वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो वो 0 से बड़ा है उसमें मूल है वो असमान और वास्तविक थे। और तीसरी जो शर्त है उसके बारे में आप अभी अध्ययन कर चुके हो और वो तीसरी शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब वास्तविक नहीं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिया गया कि वास्तविक है, यहाँ भी कह रहा है कि वास्तविक है, यहाँ कह रहा है कि वास्तविक नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो वास्तविक कह रहा है उस स्थिति में आपको उन समीकरणों को हल करना है और उनको हल करने के लिए जो विधि है उस विधि का नाम दिया गया आपको द्विघाती सूत्र की सहायता से। अब उस द्विघाती सूत्र के बारे में सबसे पहले तो आप अध्ययन कीजिए कि वो द्विघाती सूत्र है क्या। द्विघाती सूत्र जिसको अभी मैंने मानक रूप भी कहा था द्विघाती सूत्र, और वो द्विघाती सूत्र ये है जैसे चर x में आपको द्विघात समीकरण दिया गया तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। किसी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हुए एबीसी के मान ज्ञात करेंगे। उस स्थिति में एबीसी के मानों को रखते हुए उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमें द्विघाती सूत्र द्वारा उस समीकरण के हल मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि ये कोई बहुपद अपने पास में द्विघात समीकरण है, बराबर 0 कहते हैं द्विघात समीकरण नहीं, बाकी बहुपद का भी अर्थ वही है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इस समीकरण को आपको द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। आपको कहा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखिए a बराबर 1, b बराबर माइनस 7, c बराबर 10, जैसे अभी पहले चर्चा हो चुकी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आप कहेंगे मूलों की प्रकृति। यहाँ पे इनके मान रखते हुए इसको हल किया जाए तो आपको जो मान मिला वो मान मिला आपको 9 जो 0 से बड़ा। इसका अर्थ हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है और अतः समीकरण के जो मूल है वो असमान और वास्तविक हो। और अभी चर्चा की थी आपने कि यदि मूल वास्तविक है तो आप उनको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। और अब ये आपके पास में जो एबीसी के मान मिले इन मानों को इस द्विघाती सूत्र में रखते हुए फॉर्मूले में रखते हुए इनको यदि हल किया जाए तो आपको उस द्विघात समीकरण का जो हल है यानी उस चर का जो मान है समीकरण के जो मूल है वो प्राप्त हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल किया जाए तो x बराबर माइनस बी का मान पहले से माइनस 7 दिया हुआ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। हल कर लीजिए, माइनस को गुणा करने वाला हुआ प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का वर्ग 49 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 10 को हल करने पर 40 प्राप्त हो रहे। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 मिल रहे। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2 जिसको कहा जा सकता है कि 7 प्लस माइनस 3/2 क्योंकि अंडर रूट 9 बराबर 3 इसलिए उसको 3 कहा गया। और एक बार उस मान को जो प्लस माइनस आपको दर्शाया गया प्लस माइनस 3 दर्शाया गया
इसमें से एक बार उसका मान वो प्लस नोट कर लेते हैं, एक बार माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण है वो द्विघात है इसलिए आपको दो मूल प्राप्त होने चाहिए। तो या तो x बराबर 7+3/2 बराबर 10/2 बराबर 5, या फिर x बराबर 7-3/2 बराबर 4/2 बराबर 5, सॉरी 2। और इस प्रकार ये x के जो मान 5 और 2 मिले ये कहलाएंगे उस द्विघात समीकरण के हल। तो इस प्रकार द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको उसका हल पूछा गया है या नहीं पूछा गया है कि आप उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। यदि वो कह रहा है कि यदि वास्तविक है तो हल करो, यदि वास्तविक नहीं है तो भी आप उस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उस समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मान मिलेगा आपको b² - 4ac का मान, वो मान क्या होता है कि हमेशा ऋणात्मक मान होता है, और उस ऋणात्मक मान को जो है वो हल करने की प्रक्रिया जो है वो आप नहीं कर पाते, इसलिए यहीं पे उसको छोड़ते हुए कह सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। इस द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए आपने 3 विधियों का प्रयोग कर लिया। गुणनखंड विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हो, पढ़ चुके हो। दूसरा जो है पूर्ण वर्ग बना के हल कर चुके हो। तीसरा जो वो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कर चुके हो। जब तक आपको किसी विधि के बारे में नहीं कहा जाए आप किसी, अब हम उन द्विघात समीकरणों से संबंधित कुछ समस्याओं का अध्ययन करेंगे, यानी द्विघात समीकरणों का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। जैसे मैं कहूँ किसी कमरे की जो लंबाई है, लंबाई, और वो मैं कहना चाहूँ कि चौड़ाई से 2 मीटर अधिक, ये आपको कथन दिया गया है कि किसी कमरे की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, और ये कहा गया है कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो आपको कह दिया गया है कि 99 वर्ग मीटर। और पूछा जा रहा है कि बताओ कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले उस कथन को आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, द्विघात समीकरण बनाना, फिर उसको हल करते हुए आप किसी भी विधि का प्रयोग करिए और उस स्थिति में आपको जो मान होंगे वो लंबाई और चौड़ाई के मान प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, तो यहाँ पे इसको हिंट के रूप में, संकेत के रूप में कहा जाता है कि जिससे कह रहा है, जिससे कहा जाए अच्छा होगा, बेहतर होगा कि उसी को मान लिया जाए। जैसे मान ले कि कमरे की जो चौड़ाई है उसको x मीटर मान लिया जाए। x मीटर का अर्थ है कि यहाँ पे क्षेत्रफल वो वर्ग मीटर में दे रखा है, इसलिए उस इकाई के आधार पे इसको मीटर मान लिया गया। और लंबाई के बारे में जो चर्चा कर रहा है वो कह रहा है कि इस चौड़ाई से 2 अधिक है, तो इसका अर्थ हो गया अधिक होने का मतलब x + 2 मीटर। फिर कह रहा है कि कमरे का जो क्षेत्रफल है, और ये बात छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो कि कमरा वो आयताकार होता है, और इसलिए आयताकार जो आकृतियां होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान आपके पास में, चौड़ाई का मान आपके पास में, इस प्रकार उसका क्षेत्रफल होगा x + 2 × x। और आपको कथन में दिया गया है कि कमरा जो है उसका क्षेत्रफल है वो 99 वर्ग मीटर है, इसलिए आप इसको यूं कह सकते हैं कि x + 2 × x, यानी कमरे का जो क्षेत्रफल वो 99 वर्ग मीटर के बराबर है। द्विघात समीकरण बनाने के बारे में आप अध्ययन कर चुके हो। द्विघात समीकरण का रूप बना लीजिए, यानी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में व्यक्त करिए। इस कोष्टक को हटाएं, x को x से गुणा करें, 2 को x से, जो काफी पहले बातें हो चुकी हैं। द्विघात समीकरण बनाना आप सीख चुके हो। 99 का पक्षांतरण करके बराबर से इधर ले गए, और इस प्रकार देखिए आपके पास में द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो चुका है, जिस रूप को आप कहेंगे त्रिपद रूप। और उस त्रिपद को हल करने के लिए आपने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था। उससे पहले द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करे थे, फिर पूर्ण वर्ग बना के हल किया, उसमें त्रिपद रूप आ रहे थे। द्विघाती सूत्र का यहाँ किसी विधि का आपके पास में नाम नहीं है, आप किसी विधि का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँ तो उस स्थिति में पहले पद और तीसरे पद को गुणा किया जाए तो आपको 99x² प्राप्त हो रहे हैं, और उस 99x² के जो टुकड़े हो रहे हैं वो 11x और 9x हो रहे हैं। ताकि 11x और 9x को गुणा करें तो आपको 99x² मिल जाएंगे। 11 और 9x को, यानी 11x में से 9x घटाएं, जो इजी तरीके पे यूं लिखा जा सकता है x² + 11x - 9x -99 = 0। हल कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 बराबर 0। जैसा कि आप गुणनखंड विधि में प्रयोग कर चुके हो, दो दो पदों के जोड़े बना लीजिए। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 11 माइनस 9 कॉमन आ रहा है, x प्लस 11 बराबर 0। x प्लस 11 जो वो कॉमन आ रहा है, x प्लस 11 x माइनस 9 बराबर 0। या इस समीकरण को हल किया जाए तो या तो x प्लस 11 का जो मान था वो 0 के बराबर था, उस स्थिति में x का मान जो आपको माइनस 11 प्राप्त होगा, या फिर x माइनस 9 का मान जो 0 के बराबर है और इस प्रकार x का मान आपको 9 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए x के मान आपको दो मिल रहे हैं, एक 11 जिसके साथ में ऋणात्मक चिन्ह लगा, एक x का जो मान है धनात्मक जो 9 दर्शाया गया। कभी भी जो मान है जैसे लंबाई और चौड़ाई की बात करें वो ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, जिसको असंभव कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं असंभव? क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए। अतः x का मान हो गया 9 और x आपने माना था उस चौड़ाई को, अतः कमरे की जो चौड़ाई है उसका जो मान है चौड़ाई का वो आपको मिल चुका है 9 मीटर। और इसी प्रकार लंबाई का जो मान था वो कह रहा था कि x प्लस 2, इसका अर्थ हुआ 9 प्लस 2 यानी 11 मीटर। इस प्रकार उन द्विघात समीकरणों को बनाते हुए आप किसी भी समस्या का द्विघात समीकरण की सहायता से आप प्रयोग कर सकते हैं।